हेलो फ्रेंड्स। क्या कोई भी व्यक्ति कहीं भी चाहे घूम सकता है भारत में? क्या ऐसा हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई पुलिस वाला पकड़ के ले जाए और उसके कोई अधिकार होते हैं? क्या बच्चों को उनके लीगल राइट्स दिए गए? क्या किसी बच्चे को जो कि एक मिनिमम एज का है उसको क्या किसी काम में लगाया जा सकता है? या फिर फ्रेंड्स, क्या ऐसे ही कई सारे मुद्दे जिसमें से हम कहें कि बलात् श्रम की घटनाएं हों, बलात् श्रम या फिर किसी को ज़बरदस्ती मजदूरी करना पड़े, क्या ये सारे जो भी प्रश्न हैं इनमें हमें क्या अधिकार मिले हैं फ्रेंड्स? तो इन्हीं अधिकारों और इन्हीं तथ्यों को देखते हुए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे मौलिक अधिकार भाग 2 में। तो फ्रेंड्स, इसमें से हम इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे और भी कई सारे प्रश्नों को इसमें से हम लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें से हम आपका स्वागत करते हैं। इसको प्रश्नों के हिसाब से हम हल करेंगे और इसका एक पहला भाग जो है वो हम अपलोड कर चुके हैं फ्रेंड्स। तो यदि आपने उस भाग को नहीं देखा है तो वो भी देखें और क्रम से इन वीडियोस का एंजॉय करें। तो देखिए, इसमें से जो अपना क्वेश्चन है पहला, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्शन है आपके पास धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता या फिर उपर्युक्त से सभी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा संविधान है, समानता का जो अधिकार है, ये हमें कौन कौन से राइट्स देता है इसको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास जो ऑप्शन है धार्मिक समानता है, आर्थिक समानता है, सामाजिक समानता है और उपर्युक्त से सभी। तो फ्रेंड्स, इनमें हमें सभी प्रकार की जो समानताएं हैं वो हमें इंडिकेट होती हैं, या ये सारी समानताएं हमें मिलती हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 15, 18 और 21 और 23। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 18 के तहत ये जो भी रत्न हैं दिए जाते हैं, चाहे पद्म विभूषण हो, पद्म भूषण हो, पद्मश्री हो, ये सारे जो दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। क्यों? अनुच्छेद 18 ये कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा, लेकिन फिर भी ये अलंकरण भारत सरकार प्रदान करती है, क्योंकि इन अलंकरणों को उपाधियों की तरह यूज नहीं किया जाता है, इसलिए गवर्नमेंट इन उपाधियों को देती है, या फिर हम कहें इन अलंकरणों को वो प्रदान करती है। और दो ही क्षेत्र हैं, शिक्षा और सैन्य क्षेत्र, जहां पर हम इस तरह के अलंकरण प्रदान करते हैं। अगला देखिए प्रश्न है, 1995 में पारित अप्रस्तुतता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सिविल अधिकार अधिनियम, ऑप्शन बी नागरिक विभेद संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन सी नागरिक संरक्षण अधिनियम और ऑप्शन डी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो देखिए, 1995 में जो पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है, इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम से अब जाना जाता है। देखिए, ये क्या था, जो भी हमारे एससी और एसटी ग्रुप्स हैं इनका शोषण ना हो सके, इसके लिए 1995 में एक अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया गया था। और ये अधिनियम इन लोगों को प्रोटेक्ट, मतलब ये जो भी इस कम्युनिटी के लोग हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसको वर्तमान समय में हम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जानते हैं, या फिर इस नाम से जानते हैं। इसमें से कई सारे प्रावधान किए गए हैं, जिसमें से अगर उन क्षेत्रों में अगर वो थोड़ा वनरेबल क्षेत्र है, मतलब कि सुभेद्य क्षेत्र है, तो वहाँ लोगों की जाने के लिए भी रोक लगाई जा सकती है। अब देखिए, ये तो हम जानते हैं कि हम भारत में पूरी तरह से आज़ाद हैं, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन सरकार इन नियमों के तहत कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अगर समस्याएं हो सकती हैं उनके रहने के लिए, या फिर मान लीजिए कि उनके जो एक्टिविटीज़ हैं अगर उनमें दखल अंदाज होती है, तो वहाँ पर सरकार इनमें बैन लगा सकती है। अगला प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, इसमें ब्रैकेट में है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन डी
समानता का अधिकार। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए समानता का अधिकार होगा ये, क्यों? क्योंकि समानता का जो अधिकार है वो कितने में है? अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। और ये जो 15 अनुच्छेद ये किसके अंतर्गत आता है? ये 14 से 18 के बीच में आता है, इसलिए ये समानता का अधिकार है फ्रेंड्स। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्गों में आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो कौन भिन्न है फ्रेंड्स यहाँ पे? अनुच्छेद 19, क्योंकि बाकी क्या है? 14, 15, 16 ये सब समानता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं, उसके ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। ये फ्रेंड्स पीसीएस में क्वेश्चन आया था। अगला देखिए, भारतीय संविधान में किस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है? ऑप्शन ए संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द, ऑप्शन बी ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ऑप्शन सी ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, और ऑप्शन डी है ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना। तो फ्रेंड्स ए बी सी सभी को अगर मिला के हम पढ़ते हैं तो समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत निकल के आता है। कल हमने चर्चा की थी कि हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें से आर्टिकल 39 है, और इस आर्टिकल 39 के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। लेकिन इस समान कार्य का समान वेतन को यदि एज ए ह्यूमन राइट, मतलब एज ए मौलिक कर्तव्य, अगर मौलिक अधिकार अगर हम यूज करना चाहते हैं मौलिक अधिकार की तरह या मूल अधिकार की तरह, तब वहाँ पर हमें 14, 15 और 16 इसके साथ साथ में समाजवादी, इन सबको एक साथ कंबाइन करके पढ़ना होगा। तब यहाँ पर ये एक अधिकार बन जाता है, मौलिक अधिकार बन जाता है। अगला देखिए, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोर्रई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ऑप्शन ए है विधि के समक्ष समता का अधिकार, ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, और ऑप्शन डी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये एक चंपकई दोर्रई राजन जो एक केस था फ्रेंड्स, इसको लाया गया था भेदभाव के विरुद्ध अधिकार के तहत, कि किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमारा अनुच्छेद 15 बताता है, कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, मूल वंश तथा उसके जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ विभेद नहीं किया जा सकता है। तो यही वाला जो केस था वो चंपकम दोर्रई राजन का केस था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के विशेष रूप से उपबंधित है, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्र में निहित है, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 361 का के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, ऑप्शन डी देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से ही उद्भूत है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये समाचार पत्रों का जो स्वतंत्रता की बात है, ये फ्रेंड्स किस में है? ये है संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में विशेष रूप से उपबंधित किया गया है इसको। तो इस प्रकार से जो स्वतंत्रता का अधिकार है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में अगर हम बात करें तो ये अधिकार आते हैं। एक चीज और यहाँ पर हम समझना चाहिए हमें कि देखिए, जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी हैं वो किस तरह की स्वतंत्रता है? इसमें से फ्रेंड्स 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आगे प्रश्न भी है इसका, तो इसको देखिए यहीं समझ लेते हैं हम। तो इसमें से देखिए, पहली जो स्वतंत्रता है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सी स्वतंत्रता? वाक एवं अभिव्यक्ति की। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो है अनुच्छेद 19 का 1 में। अब देखिए, इसी के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसमें से किसी भी तरह की अभिव्यक्ति हो सकती है। जैसे कि आप पेंटिंग बना के किसी चीज को अभिव्यक्त कर सकते हैं,
आप किसी चीज़ को राइटिंग लिख के व्यक्त कर सकते हैं, आप कविताओं के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं, आप समाचार पत्रों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, आप डिबेट के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये सारी जो भी स्वतंत्रताएं हैं वो हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 का 1 के तहत रखा गया है। इसके बाद में दूसरी जो स्वतंत्रता है वो है 19 का 2। 19 का 2 के तहत फ्रेंड्स क्या किया गया है कि आपको सभा एवं सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति सभा बनाना चाहता है या सम्मेलन करना चाहता है, मतलब सभा को संबोधित करना है उसको या कुछ भी करना है, तो वो सभा बना मतलब अपनी इकट्ठा कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है शांतिपूर्ण। ये सब अधिकार दिए गए हैं 19 का 2 के तहत। इसके बाद में तीसरा जो अधिकार है इसमें वो है फ्रेंड्स संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। मतलब कि आप यदि चाहें तो आप अपना एक संघ बना सकते हैं, आप अपना एक संगठन बना सकते हैं। और ये संघ और संगठन की जो बात है ये 19 का 3 में कही गई है। तो इस प्रकार से ये भी आपका एक अधिकार है। फिर जो एक अधिकार है फ्रेंड्स इसमें से ये है संचरण का अधिकार। मतलब कि आप भारत के किसी भी जगह पे जाएं और आराम से रहें, लेकिन वहां पर देखिए कोई भी जो मूल अधिकार है वो अत्यंतिक नहीं होता है। अत्यंतिक का मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए जा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे कि अब वो ही के स्थापना की, जैसे ट्राइबल्स एरिया है, ऐसे एरिया में रोक सकती है सरकार। तो अगर समाज की कोई व्यवस्था अगर बिगड़ रही है तो सरकार वहां पर रोक लगा सकती है, लेकिन साधारणतया रोक नहीं है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो चौथा है वहां पर संचरण का अधिकार है। अब संचरण के अधिकार में से आप भारत के किसी भी जगह जा सकते हैं और वहां पर रह सकते हैं। तो ये है अनुच्छेद 19(1) और घ। इस प्रकार से ये हमें ये बताता है कि संचरण आप कर सकते हैं कहीं भी जाके। और फिर इसके देखिए उसमें से अगर अगला देखें तो पांचवा है निवास के लिए। तो निवास के लिए कि आप कहीं भी जाके निवास कर सकते हैं। लेकिन देखिए जब अनुच्छेद 370 था, मतलब कि पांचवा जो निवास के लिए है जो कि 19(1) और किसमें होगा, अंगा में होगा। ठीक है, तो ये देखिए जब 370 लगा था जम्मू कश्मीर में, तो उस समय क्या था कि वहां रहने का अधिकार इस तरह से नहीं था या फिर वहां संपत्ति खरीदने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब क्या है कि जब से ये हट गया तो आप वहां भी जाके आसानी से रह सकते हैं। इसके बाद है देखिए निवास के लिए कि आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। और ये चीज देखिए जब 370 थी तब वहां समस्या थी। तो इसके अब ये हम कह सकते हैं कि आप कहीं भी जाके निवास कर सकते हैं। अब देखिए ये जो स्वतंत्रता है इससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं, तो इसको याद कैसे करेंगे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है कोई, वो अच्छा वक्ता है। तो वक्ता का मतलब क्या हुआ कि वाक एवं अभिव्यक्ति की उसको स्वतंत्रता हो गई, एक अच्छा वक्ता है। अब जब वो एक अच्छा वक्ता है तो उसके लिए ये चीज तो आसान होगी कि वो एक सभा या फिर सम्मेलन कर सकता है ना। तो वाक अभिव्यक्ति, फिर इसके बाद उसने क्या किया, मान लो उसने एक सभा कंडक्ट किया, सभा कंडक्ट किया और सभा में बहुत सारे लोग जब इकट्ठा हुए तो उसने क्या किया कि एक संगठन बना लिया। क्या कर लिया उसने, एक संगठन बना लिया। और उस संगठन का उसने मोटिव रखा कि भाई हम देश के सारे कोनों में जाएंगे, अब वहां क्या करेंगे, निवास करेंगे, रहेंगे। तो देखिए चौथा क्या, वो सारे देशों में मतलब देश के सारे जगहों पे जाएंगे, मतलब कि क्या संचरण की वो हो गई है ना, संचरण की स्वतंत्रता हो गई। और रहेंगे वहां पे जाके तो निवास की स्वतंत्रता हो गई। इसके बाद में जब कोई व्यक्ति वहां रहेगा तो रहने के बाद क्या होगा, उसकी मतलब कि उपजीविता है ना, मतलब कि वहां पर उसके कमाने खाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो उपजीविता की भी व्यवस्था करेगा, जो कि अपना कौन सा होगा, छठवां स्वतंत्रता होगा। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अब देखिए अब फिर अपने इसमें क्वेश्चन में आते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद कितने में। यहाँ पर ऑप्शन है 19(1) आ, 19(2) बा, 19(1) सा, 19(1) दा। तो ये फ्रेंड्स किस में है, 19(1) आ। अब एक चीज और देखिए, कहीं पे ये भी लिख के आ सकता है 19(1) ए। तो यहाँ पर इसका भी मतलब वही है। और अगर ऐसा भी आता है 19(1) आ या फिर लिख के आ जाए का,
तो ये सारे जो अनुच्छेद हैं इनको लिखने का एक ही तरीका है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। अगला देखिए, स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता हैं? तो उनको हमने देखा है कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, जिसमें से व्यक्ति बोलेगा, है ना, फिर मान लीजिए सभा बना लेगा, फिर वो संगठन बना लेगा, फिर वो क्या करेगा, एक कहीं घूमने जाएगा हर जगह, इसके बाद में फिर क्या करेगा, वहाँ निवास करेगा और फिर वहाँ की वो आजीविका प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से आप एक कहानी की तरह भी इनको याद कर सकते हैं। अगला देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है किन अनुच्छेदों में वर्णित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22, सी ऑप्शन अनुच्छेद 23 से 24 और डी है अनुच्छेद 25 से 30। तो अनुच्छेद 19 से 22 ये जो है ये किससे स्वतंत्रता से, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि शुरुआती हमें कितने प्रकार की वो मिली थी, मौलिक जो अधिकार थे वो 7 प्रकार थे। फिर हमने बताया कि अब उसमें से एक हट गया तो 6 प्रकार के रह गए, और 6 प्रकारों को हमने अलग अलग बताया था और उसके अनुच्छेद बताए थे। तो उस अनुच्छेद में उन पार्ट्स में हमने ये बताया था कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये कितने अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत रखा गया है। अगला देखिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत या 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हैं? ऑप्शन ए भारत के निवासियों को, ऑप्शन बी भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, ऑप्शन सी केवल भारतीय नागरिकों को और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो वर्णित स्वतंत्रताएं हैं अनुच्छेद 19 में ये केवल भारत के नागरिकों को हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया था, भारत के निवासियों को। तो निवास तो कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है जो भारत का नागरिक नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर आया है, टूरिज्म के लिए आया है या किसी विशेष पर्पज से आया है, तो वो भी तो यहाँ निवास कर सकता है, लेकिन क्या उसको ये वाले अधिकार मिल जाएंगे? लेकिन नहीं मिलेंगे उसको अधिकार। तो इस प्रकार से जो यहाँ का नागरिक है उसी को ये सारे अधिकार हैं कि वो बोल सकता है, वो सभा कर सकता है, वो संगठन बना सकता है, वो कहीं भी घूम सकता है, वो कहीं भी रह के आजीविका कमा सकता है अपनी। तो ये सारे अधिकार किसको हैं? भारतीय नागरिकों को हैं मात्र। अगला देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए केवल कार्यपालिका के विरुद्ध, ऑप्शन बी केवल विधायिका के विरुद्ध, ऑप्शन सी केवल न्यायपालिका के विरुद्ध और ऑप्शन डी कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके दैहिक मतलब देह की स्वतंत्रता और प्राण की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है बिना किसी विशेष नियम के। किसी व्यक्ति को मतलब मारा नहीं जा सकता है। उसकी दैहिक स्वतंत्रता और उसकी प्राण की स्वतंत्रता का जो संरक्षण प्रदान करता है वो अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। इसके साथ साथ में आगे क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी व्यक्ति को विदेश जाना है तो वहां पर भी अधिकार प्रदान होता है हमें अनुच्छेद 21 के तहत। कुछ चीजें और जैसे कि साफ पानी, साफ हवा, इन सारी जो भी चीजें हैं इन सारे का वो अधिकार जो है या इनका जो राइट है वो कहाँ से मिलता है? हमें मिलता है अनुच्छेद 21 के तहत। तो यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है किसमें? कार्यपालिका और विधायिका में, कि दोनों इसका हरासमेंट नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस है ना, अखबारों की स्वतंत्रता से। ऑप्शन है देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19। देखिए ये बिहार के पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, है ना, तो आप इसको समझ सकते हैं। आप ये भी बता सकते हैं कि अनुच्छेद जो 1 का में है ना, इस तरह से उसमें ये अंतर्निहित है। निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता, नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार। ऑप्शन ए हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता और ऑप्शन डी विदेश में घूमने की स्वतंत्रता। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो लीगल राइट है वो क्या है कि भाषण दे सकते हैं,
विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हथियार लेके हम निकल पड़े या फिर कहें कि सरकार के विरुद्ध हम षड्यंत्र करने लगे, तो नहीं। तो जैसा कि अभी चर्चा की गई कि कोई भी अधिकार अत्यंतिक नहीं है। अत्यंतिक का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपके जो अधिकार हैं वो किसी के लिए प्रॉब्लम बन जाए। अमेरिका में इसके लिए ये कहा गया है कि आपका जो अधिकार है वो तब तक है जब तक वो दूसरे की नाक में दम ना करने लगे। एक कहानी ये थी कि एक व्यक्ति जा रहा था, वो छाता लिए था और उसने क्या किया कि छाता को इस प्रकार से उसने मतलब ले रखा था कि वो दूसरे व्यक्ति के नाक में लग गया। जब दूसरे व्यक्ति के नाक में लग गया तो वो व्यक्ति ये कहने लगा कि भाई छाता लगा के चलना मेरा तो अधिकार है। लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति था उसने कहा भाई ये भी तो मेरा अधिकार है कि मुझे कोई चोट ना पहुंचाए। तो इसमें जब वो कोर्ट में गए तो वहां पर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि आपका अधिकार तब तक है जब तक कि वो दूसरे की नाक में दम नहीं कर रहा। मतलब कि किसी को अगर परेशान हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो वो अधिकार आपका वहां पे नहीं है। फिर ये चीजें हैं। अगला देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार से संबंधित है या किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषण स्वतंत्रता, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री। तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये किसका है? भाषण की स्वतंत्रता से संबंधित है एक प्रकार से, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए बोलने का अधिकार, ऑप्शन बी व्यवसाय का अधिकार। अब देखिए जो मैंने आपको वहां पर फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 के लिए जो आपको मैंने 6 चीजें बताई हैं उसी से देखिए संबंधित ढेर सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसका व्याख्या इसीलिए की गई है एक एक करके, क्योंकि उसी से संबंधित आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। अगर आपने उसको समझा है अच्छे से तो आप कोई भी प्रश्न कर लेंगे। देखिए अभी देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए जैसे इसमें है निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए बोलने का अधिकार, ऑप्शन बी व्यवसाय का अधिकार, ऑप्शन सी हड़ताल पर बैठने का अधिकार, और ऑप्शन सी है यहाँ पर धर्म का अधिकार। तो यहाँ पर देखिए हड़ताल का अधिकार नहीं है आपको, आप बोल सकते हैं, ठीक है, आप व्यवसाय कर सकते हैं, जैसा कि उसमें से बात की गई थी कि आप कहीं भी जाके रहें और व्यवसाय करें, है ना, मतलब कि आप अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सकते हैं, ये अधिकार है आपका। यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन था धर्म का अधिकार, आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी है ना। तो इस प्रकार से आपको हड़ताल का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आरआरबी में ये प्रश्न आया था फ्रेंड्स। अगला देखिए प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान कर सकता है? तो विदेश अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14, 19, 21 और इनमें से कोई नहीं। तो किसके? ये 21 के तहत। अब देखिए इसमें एक केस हुआ था फ्रेंड्स, तो उस केस के तहत ये कहा गया था कि जो अगर किसी व्यक्ति को विदेश जाना है, मान लीजिए उसको इलाज कराना है या वो कराना है, तो उसका ये अधिकार है कि वो बाहर जा सकता है। तो इस केस में मतलब इस तरह से कुछ चीजें हुई थी। अगला देखिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि ऑप्शन ए इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है, ऑप्शन बी इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है, और ऑप्शन सी है यहाँ पर राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। और यहाँ पर कूट दिया है, पहला ऑप्शन में है 1 और 2, दूसरे में दिया है 2 और 3, तीसरे में दिया है 1, 2, 3 और चौथे में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो ऑप्शन सही है 1 और 2 सही है। क्यों? देखिए अगर देखिए यहाँ पे राष्ट्रगीत जो है जिसे वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो लिखा गया था उसको गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है लोगों को, क्योंकि एक तो उसमें से ये प्रावधान आता है कि भाई वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे उल्लंघन है ये, और दूसरी चीज ये भी है कि अंतःकरण और अपने जो आचरण की व्यवस्था है या फिर धर्म को आबाद मानने की जो व्यवस्था है उसको भी ये बाधित करता है। इसलिए कोर्ट ने इसमें ये आदेश दिया था कि किसी व्यक्ति को जो राष्ट्र ये गीत है इसको गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए देखिए प्रावधान तो किए गए हैं, है ना, तो विधिक प्रावधान इसके हैं। हालांकि देखिए आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था ये। अगला देखिए प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए है यहाँ पर देखिए आवास का अधिकार, ऑप्शन बी विदेश यात्रा का अधिकार, ऑप्शन सी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो ये दर देखिए जो मौलिक अधिकार हैं वो किन क्या क्या दिए गए हैं हमें। ऑप्शन है यहाँ पर पहले कोट में दिया है 1 2, दूसरे में दिया है 2 3, तीसरे में 1 3 और चौथे में दिया है 1 2 3। तो फ्रेंड्स 1 2 3 तीनों सही हैं यहाँ पे, क्योंकि देखिए हमें आवास का अधिकार मतलब रहने का अधिकार मिला है, ठीक है, विदेश यात्रा का अधिकार भी मिला है, इसके साथ समान कार्य के लिए समान वेतन का भी अधिकार मिला है जो हमने चर्चा की थी। तो इस प्रकार से हमें ये तीनों अधिकार मिले हैं, तो ऑप्शन डी इस प्रकार से इसका सही है। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न थे जिनको हमने डिस्कस किया है, और भी जो देखिए प्रश्न रहेंगे उनको हम आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे फ्रेंड्स, और इनको आप इन वीडियोस को क्रम से देखें। एक चीज़ और फ्रेंड्स मैं आपसे कहूँगा, देखिए आप अपना जो भी इसमें से कंट्रीब्यूशन है वो जरूर करिए। आपके कंट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि वीडियोस को लाइक करना है और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि देखिए अगर हमें कहीं से थोड़ा भी चीज़ अच्छी मिलती है तो हमारा भी थोड़ा सा ये कर्तव्य बनता है फ्रेंड्स कि हम वहाँ पर थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूशन करें ही, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है और मुझे विश्वास है कि आप फ्रेंड्स उन लोगों में से हैं जो आप इस चीज़ को समझते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।